और फिलहाल रजा अमन मुझे कंफर्म कर दो क्या रहेगा आप लोगों को। ठीक है जी क्लास। तो कल हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे उनमें किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है उसके हवाले से, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे बता दो। अच्छा, एक चीज ये कि अभी मैं रास्ते में देख रही थी, ये लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के हवाले से किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे है वो या ऑनलाइन स्टूडेंट है? यहाँ पे नहीं है। अच्छा, तो लिमिटेशन के हवाले से मुझसे एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट पूछ रहे थे अभी कि मिस आपने ये बोला था कि जब हम दो फैक्टर्स का आपस में रिलेशन देखते हैं तो बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट अज्यूम कर रहे होते हैं, और लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में हम दो फैक्टर्स को एक साथ चेंज कर रहे हैं, इनकम को भी चेंज कर रहे हैं, प्राइसेस को भी चेंज कर रहे हैं। देखो, जब भी हम कोई थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, कोई रिलेशन एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल हम ऐसे ही करते हैं कि हमें ये पता कैसे चलेगा, प्योर रिलेशन कैसे समझ में आएगा कि प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ क्या रिलेशन है, इनकम का डिमांड के साथ क्या रिलेशन है। तो उसके लिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट अज्यूम करें। बट लिमिटेशन तो कहते ही इसे हैं कि लिमिटेशन जब हम देख रहे होते हैं, जब हम रियल वर्ल्ड के साथ उसको कनेक्ट करके देखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर हम लॉ ऑफ डिमांड को रियल वर्ल्ड केसेस में देखें तो हमें एक लिमिटेशन ये भी दिखती है कि अगर रियल वर्ल्ड में तो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं रहेंगे, तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि इनकम भी चेंज हो रही होती है, प्राइसेस भी चेंज हो रही होती हैं। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो रही हैं तो एक रियल इनकम को कम कर रही है, प्राइसेस का इंक्रीज होना रियल इनकम को कम कर रहा है, और इनकम का इंक्रीज होना रियल इनकम को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो उसमें इट मे पॉसिबल कि डिमांड डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो जाए, जो कि लॉ ऑफ डिमांड की लिमिटेशन कहलाएगी। तो जब भी हम लिमिटेशन डिस्कस करते हैं तो फिर हम रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके उसको देख रहे होते हैं कि थ्योरी तो हमें ये कह रही है, तो तभी तो वो लॉ ऑफ डिमांड को वो चीजें जो है वो एक्सेप्शनल केसेस कहलाती हैं कि रियल वर्ल्ड में वो सारे अजम्पशंस फॉलो नहीं हो सकती, तो रियल वर्ल्ड में फिर ये चीजें जो है वो लॉ थ्योरीज की एक्सेप्शन बन जाती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा है, तभी वो लिमिटेशन कहला रहा है। अच्छा जी, फिर इसके अलावा अगर किसी कॉन्सेप्ट में आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो तो भाई पूछ लो। लिमिटेशन बाकी सारी सबको समझ में आ गई थी, गिवन गुड क्लियर हो गया, या मैं एक दफा दोबारा से टेबल बता दूं उसका आप लोगों को, रिपीट कर दूं? अच्छा, मैं बिल्कुल भूल गई थी, मैंने अभी आपको आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रुप में अभी मैंने आपको इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड का टेबल विद ग्राफ सेंड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, अगर नेट नहीं चल रहा तो आप लोग घर जाके देख लीजिएगा। वो मैंने टेबल और ग्राफ दोनों सेंड कर दिए हैं, उसको अपने पास प्रैक्टिस के लिए एक दफा ड्रॉ भी कर लीजिएगा। अच्छा, अब वो स्टूडेंट्स जिन्हें स्टिल गिवन गुड्स, हाँ बंद कर दें अगर आपको रिफ्लेक्शन हो रही है तो। बहुत ज्यादा, वैसे भी बहुत ज्यादा लाइट्स ओपन हुई है, कोई भी जो बैठा हुआ है कोई भी उठ के बंद कर दे। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था कि भाई गिवन गुड
तो गिवन गुड का ताल्लुक इनकम के साथ ताल्लुक आपकी बेसिकली जो रिलेशन हम बता रहे होते हैं वो होते हैं कि गिवन गुड एक ऐसा इंफीरियर जिसकी लोग डिमांड बढ़ा देते हैं, जब उसकी प्राइसेस क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, तो हमें एक डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे नजर आता है और इसी वजह से डिमांड कर्व आपका अपवर्ड स्लोप या पॉजिटिवली स्लोप ड्रॉ हो रहा होता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें स्टिल इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो एक फिगर की फॉर्म में देख लेते हैं, क्या पता आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए। अच्छा, तो हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल है जिसकी इनकम है 100 रुपए और दो आइटम्स हमने कल लिए थे, हम उन्हें ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमारे पास राइस था जो कि हम ले रहे थे कि सबसे लो क्वालिटी राइस है, सबसे सस्ता, और इसका कोई इससे सस्ती कोई चीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये सबसे सस्ती चीज अवेलेबल है मार्केट में। ठीक हो गया। दूसरी चीज हमने ली थी मीट, जो कि एक सुपीरियर, ये आइटम्स हमने लिए थे और हम ये कह रहे थे कि भाई क्या है प्राइस पर केजी, राइस की प्राइस जो है वो 5 रुपीज है। अच्छा, ये आप अपने लिहाज से इसको चेंज कर सकते हैं, फिगर्स बहुत सिंपल रखी हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा आप नंबर्स लोगे हाईएस्ट उतना ज्यादा डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस मैंने रुपीज पर केजी और मीट ₹20 पर केजी है। ठीक है, ऐसी दादा वगैरह के जमाने में होता होगा। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड कितना कर रहे हैं हम, आप अभी की भी फिगर्स लोगे तो उसमें इससे भी ज्यादा डिफरेंस आएगा। ठीक है ना, तो आप अभी की फिगर्स लेकर भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें परेशान नहीं होना कि हम इसने प्राइसेस इतनी कम ले ली हैं। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड आपकी कितनी है कि आप राइस को 12 केजी जो है वो डिमांड कर रहे हो और मीट के आप 2 केजी डिमांड कर रहे हो। ठीक है, यानी उसको मंथ में अगर हम बोलें तो कितनी केजीज की जरूरत है, दोनों को मिला के 14 केजी की जरूरत है, तो तभी वो मतलब पूरे 30 डेज जो है ना वो भूखा नहीं सोएगा, कुछ ना कुछ खाकर ही सोएगा। ठीक है, 14 केजी उसकी जरूरत है। अब चाहे वो पूरे के पूरे 14 केजी राइस कंज्यूम करे या मीट कंज्यूम करे, ठीक है, वो अपनी परचेसिंग पावर देखते हुए कंज्यूम कर रहा है। अच्छा, अब आप इसका अगर टोटल एक्सपेंडिचर देखें कि टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या आ रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ जाएगा, 60 और 40, तो ये तकरीबन आपके टोटल एक्सपेंडिचर बन रहे हैं 100। ये अभी करंट सिनेरियो है। ठीक है, स्टार्टिंग हमने ये एग्जांपल लेकर कर ली है। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो इंफीरियर प्रोडक्ट है जिसको हम गिवन गुड भी कह रहे हैं, राइस, इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज होके 5 रुपीज पर केजी से इंक्रीज होके 6 रुपीज पर केजी हो जाती है। क्या वो अपना जो करंट बंडल जो वो यूज कर रहा है 12 केजी राइस और 2 केजी मीट, क्या वो कंटिन्यू कर सकता है ऐसे? नहीं कंटिन्यू कर सकता। ठीक है ना, अगर वो ये करना चाहे कि वो मीट का 1 केजी बढ़ा के राइस का 1 केजी कम कर दे, तो इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। तो क्या करेगा फिर वो, राइस की ही कंजम्पशन, जिसकी प्राइस बड़ी है उसी की कंजम्पशन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, वर्बली भी हम ये बात समझते हैं कि भाई जो चीज एक्सपेंसिव हुई है उसके रेट बहुत कम है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है
कि आप राइस की कंजम्पशन कम करके 1 kg से मीट की कंजम्पशन बढ़ा सको, क्योंकि जब आप राइस की कंजम्पशन कम करोगे तो आपके पास कितने रुपीस बचेंगे, 6 रुपीस बचेंगे, ठीक है। उन 6 रुपीस से आप मीट 1 kg नहीं खरीद सकते, इवन टू आपका 1 kg क्या मतलब अगर आप इसको डबल भी कर दो तो भी आप नहीं खरीद सकते, ठीक है, क्योंकि मीट जो है उसकी प्राइसेस राइस से डबल से भी ज्यादा है, सही है। तो मजबूरन आप क्या करोगे कि आप जो सुपीरियर गुड बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर पा रहे थे उसकी कंजम्पशन फर्दर कम करके जो गिवन गुड है उसी की कंजम्पशन बढ़ा दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप इसका सेकंड वो बनाना चाहो कि अब वो करेगा क्या, अब हम उसका न्यू बंडल यहाँ पे लिख देते हैं। अब प्राइस ऑफ राइस 6 पर केजी हो गया है और मीट की प्राइस वही सेम है, ठीक है, मीट के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। तो अब हम क्वांटिटी डिमांड राइस की कितनी करेंगे, 12 ही रखेंगे, 12 से बढ़ा देंगे, 12 से बढ़ा देंगे। और हम मीट की कंजम्पशन क्या कर देंगे, जो पहले 2 केजी हम ले रहे थे अब वो सिर्फ हम 1 केजी ले लेंगे। तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हम अपने उसी 100 रुपए में ये बंडल ले सकते हैं। लेट्स सी 6 मल्टीप्लाई बाय 13 78 और ये हो जाएगा 20। तो हमारे एक्सपेंडिचर्स कितने हो गए 98, 2 रुपए बच गए, ठीक है। तो कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, बात कुछ समझ में आई, ठीक है, कि हम देख क्या रहे हैं कि उसे उसी इनकम में रहते हुए, देखो हमने ये सोचा हुआ होता है ना कि हमें पता होता है कि दिन में हमें कितने कितने केजी की जरूरत है, ठीक है, हमारे घर में इतने अफराद हैं तो 1 केजी में ये चावल जो है वो सबको पूरे हो जाएंगे, एक दिन के लिए इतने केजी की जरूरत है, ठीक है। इसी तरह आपको एक उसने स्टार्टिंग में ये बात बता दी एग्जाम्पल के अंदर, ताकि आप जबरदस्ती ये कोशिश ना करें कि मिस हम ऐसा करते हैं, जैसे आप लोग कल बोल रहे थे कि हम मीट की कंजम्पशन जो है वो 1 kg से नहीं बढ़ाएं, हाफ केजी से बढ़ा दें। तो उसकी एक उसने एक अपना देखा हुआ है ना कि 1 kg उसके लिए इनफ है, ठीक है ना, हाफ केजी जो है उसके लिए इनफ नहीं है। तो हम ये जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें कि भाई हम राइस की कंजम्पशन जो है वो 3-4 किलो से कम करके इतने पैसे आ जाएंगे, किसी तरह मीट की कंजम्पशन बढ़ा दें। तो अगर हम वहां से 4 kg या 3 kg कम करके यहाँ से मीट के 1 kg बढ़ा रहे हैं तो जो 2 kg आपकी फूड ग्रेन कम हो गई है। ऐसी हुआ है ना, कितने केजी राइस की कम करेंगे जो हम मीट के 1 kg बढ़ा सकते हैं। राइस और मीट की प्राइस में कितना फर्क है, 4 टाइम्स का डिफरेंस है। इट मीन्स कि अगर हम मीट का 1 kg बढ़ाना चाहते हैं तो हमें राइस के एटलीस्ट 4 kg की डिमांड क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो वो जो 4 kg की डिमांड कम हो गई, इट मीन्स कि आप फिर कुछ दिन भूखे रह रहे हो, आपको इतना गोश्त खाने का वो है कि आप बोल रहे हो कुछ दिन भूखा रह लूंगा लेकिन मैं खाऊंगा गोश्त ही, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो खुद से अपनी एग्जाम्पल को जो है ना वो किसी तरह कोशिश करते हैं कि मिस ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो जबरदस्ती कोई ना करे। इसी वजह से उन्होंने स्टार्ट में ही आपको मेंशन कर दिया कि भाई उसको टोटल 14 kg ऑफ ग्रेन की जरूरत है, ठीक है। अब आप खुद देख लो कि अगर उसकी इनकम 100 रुपए है और राइस की प्राइस 5 रुपीज से 6 रुपीज हो जाती है तो वो कैसे एडजस्ट करेगा। एडजस्ट करने का उसके पास एक ही तरीका है कि वो मीट की कंजम्पशन फर्दर कम करके राइस की कंजम्पशन बढ़ा दे, ठीक है। तो राइस हमारे पास एक इंफीरियर गुड था जिसको हम गिवन गुड कह रहे थे, लेकिन हमें ये बात याद रखने की जरूरत है कि इंफीरियर गुड का जब भी हम बात करते हैं, इंफीरियर गुड की डेफिनेशन देख रहे होते हैं तो उसका ताल्लुक इनकम के साथ होता है। और इंफीरियर गुड और गिवन गुड ये हर केस में सेम नहीं होते, ठीक है। ये एक एग्जांपल है कि गिवन गुड एक ऐसे इंफीरियर गुड की टाइप है जिसका प्राइस के साथ रिलेशन है कि जब प्राइसेस जितनी ज्यादा होंगी हम जो है वो उसकी डिमांड मजीद बढ़ा देंगे, ठीक है। ये गिवन पैराडॉक्स भी कहलाता है, कल हमने ये बात डिस्कस करी थी, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप लोगों ने नोट कर लिया अपने पास, नोट कर लें आप अपने पास अगर आप लोग नोट करना चाहते हो। पीडीएफ तो मैं सेंड कर ही देती हूँ। अच्छा जी, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड आती है
वो कुछ यूं है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि नॉर्मली तो जब हम देखते हैं वर्ड, क्या कह रहे हैं, प्राइस, ये कह रहे हैं समझाने को, प्राइस डिटर्मिनेशन। अच्छा भाई, क्या कह रहे हैं कि भाई द प्रोड्यूसर कैन सी द इफेक्ट ऑन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस एंड कैन टेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली। देखो अब बेसिकली यहाँ पे वही वाली बात हो रही है कि द लॉ ऑफ डिमांड कंट्रीब्यूट्स, यहाँ पे जो ये लाइन लिखी हुई है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कल मैंने इसी के थ्रू आप लोगों को बात समझाई थी। तो द लॉ ऑफ डिमांड कंट्रीब्यूट्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी। हमने चैप्टर के स्टार्ट में ही जो बात डिस्कस करी थी वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि किसी भी कमोडिटी की प्राइसेस, कल भी मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी कि किसी भी चीज की प्राइस डिटर्मिन कैसे होती है। कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जिनकी प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होती है, ठीक है, वो तो रेगुलेटेड प्राइस हो जाती है। और कुछ चीजों की प्राइस ये होती है कि मार्केट डिसाइड कर रही होती है। मार्केट के अंदर हमारे पास दो फोर्सेस आ जाती हैं, डिमांड और सप्लाई, ठीक है ना। तो डिमांड, हमने ये बात डिस्कस करी थी कि अगर डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो उससे भी प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर डिमांड सप्लाई के मुकाबले में ज्यादा हो गई है तो हम कहते हैं कि भाई इस चीज की शॉर्टेज हो गई है, ठीक है। और शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। अगर डिमांड कम हो गई है सप्लाई के कंपैरिजन में तो हम कहते हैं कि ये चीज बहुत सरप्लस में अवेलेबल है, बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है इसकी, और जिसकी वजह से प्राइसेस क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। इसी तरह सप्लाई का भी ज्यादा और कम होने का इम्पैक्ट प्राइसेस पे पड़ रहा होता है। तो डिमांड एक फोर्स है जो कि प्राइस को डिटरमिन कर रही होती है, ठीक है। ये इट इज नॉट द ओनली फोर्स, ठीक है ना, ये एक फोर्स है, सिर्फ ये फोर्स नहीं है जो प्राइस को डिटरमिन कर रही होती है। डिमांड के साथ साथ सप्लाई भी प्राइस को डिटरमिन कर रही होती है, लेकिन ये एक फोर्स है जो कि प्राइस डिटरमिन कर रही होती है किसी भी कमोडिटी की। इसमें सिर्फ यही प्राइस डिटरमिनेशन में यही बात कह रहे हैं वो। अच्छा, अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है ये कॉन्सेप्ट। देखो इसमें हम बात क्या करने जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो दो वर्ड्स हैं जिनको नॉर्मली पढ़ने में हमें ऐसे कोई डिफरेंस नहीं लगता, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड, इनका, इन दोनों टर्म्स का इकोनॉमिक्स में डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है ना। और हमें बड़ी केयरफुल होकर इन दोनों वर्ड्स को जो है वो यूज करना होता है कि कब हम क्वांटिटी यूज करें। क्या डिफरेंस है इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। भाई लिखा हुआ है, क्लियर है ये सबको स्क्रीन? ये कह रहे हैं कि भाई चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड इज कॉज्ड बाय अ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द गुड होल्डिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। कह रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांड में कब चेंज आता है, जब कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज हो, होल्डिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, और बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहें, कांस्टेंट रहें। तो अगर प्रोडक्ट की अपनी प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है तो हम उसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और इसको ग्राफ में हम कैसे देख रहे होते हैं, इट रेफर्स टू दी मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, यानी सेम डिमांड कर्व पे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूवमेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसी से एक और बात भी मैं आपको यहाँ पे भी ग्राफ बना के ये बात बताती हूँ तो ये क्लियर भी हो जाएगी। कल एक और मेरे पास क्वेश्चन आया था एक स्टूडेंट का कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो ऑडियो में समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो मैं यहाँ पे आपको वो चीज भी समझा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि भाई चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किसे कहते हैं। और ये चीज फिर आपको ये बात समझा देगी कि अभी तक आप लोगों के पास से तो ये क्वेश्चन नहीं आया, बट अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि मिस आप ये कहती हैं कि जब प्राइस बढ़ जाती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड में हमने यही पढ़ा। बट अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बात करी कि जब डिमांड इंक्रीज हो जाती है सप्लाई के कंपैरिजन में तो प्राइसेस क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। ये जब हम दो बातें करते हैं ना तो स्टूडेंट्स को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि मींस जब प्राइस और डिमांड का आपस में इनवर्स रिलेशन है तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन कैसे हो गया, ठीक है। तो ये दो चीजें स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं। अब यहाँ पे भी देख रही होगी कि मैंने दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट करी है कि एक में मैंने क्वांटिटी डिमांड का वर्ड यूज किया और एक में डिमांड का।
तो ये इसी वजह से जरूरी है कि आपको समझ में आ जाए कि भाई कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन किस तरह चलेगा। हम कभी भी ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछ सकते कि क्वांटिटी डिमांड अगर बढ़ जाए तो प्राइस पे क्या चेंज आएगा। इसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी रहती है कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये डिमांड का डिफरेंस क्या है ये तो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, पहले क्वांटिटी डिमांड की बात कर लेते हैं। तो पहली बात हमने क्या बोली कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड occurs when price of the commodity itself, commodity की अपनी प्राइस जब चेंज होगी, वही बात लिख रही हूँ जो साइड में लिखी हुई है, होल्डिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहे, अगर कमोडिटी की अपनी प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसकी वजह से जो भी डिमांड में चेंज आएगा उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड चेंज हो गई है। दूसरी बात जो वहां पे लिखी हुई थी वो ये लिखी हुई थी कि इसका इम्पैक्ट ग्राफ पे क्या पड़ता है, डिमांड कर्व पे क्या पड़ता है, कि हम डिमांड कर्व पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूवमेंट कर रहे होते हैं। इट रेफर्स टू दी मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, डिमांड कर्व में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ उसी डिमांड कर्व पे, सेम डिमांड कर्व पे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अभी ग्राफ बना के देखते हैं। नोट कर रहे हैं कोई, कर लिया आप लोगों ने नोट? अच्छा, अब मेरे पास जो क्वेश्चन आया था वो भी मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, वो चीज भी यहाँ पे मैं क्लियर कर रही हूँ साथ साथ इस कॉन्सेप्ट के। एक स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मिस डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोप, आप में से शायद कोई था या अगेन ऑनलाइन स्टूडेंट था कोई, कि डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोप क्या सिर्फ जब बनेगा जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी, ठीक है। तो वो इसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि जब प्राइस इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम ग्राफ को ऐसे देख रहे होते हैं ना कि प्राइस बढ़ रही है तो आपकी डिमांड कम हो रही है, तो वो उसी चीज को देख रहे थे कि मिस डिमांड कब डाउनवर्ड सिर्फ क्या जब बनेगा जब प्राइस इंक्रीज होगी, तो जाहिर है ऐसा नहीं है। डिमांड कब डाउनवर्ड होने का रीजन क्या है कि इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो क्या डिमांड का अपवर्ड स्लोप बन जाएगा, क्योंकि जब प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या हो रही होगी, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही होगी, तब भी वो डाउनवर्ड स्लोप ही बनेगा, ठीक है। तो अब वो बात ऑडियो में शायद उनको ज्यादा बेहतर समझ में ना आ पाई हो, तो मैं भी ग्राफ में बनाकर उस उनकी कंफ्यूजन को भी क्लियर कर देती हूँ, जो भी जिनका भी क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल है, एक हम प्राइस को इंक्रीज करके दिखाएं, दूसरा हम प्राइस को डिक्रीज करके दिखाएं, ठीक है ना। और ये मैं दो केसेस इस वजह से भी बना रही हूँ कि इन दोनों के लिए स्पेसिफिकली जो टर्म्स यूज की जाती हैं वो भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हम यहाँ पे वही प्राइस और क्वांटिटी डिमांड ले रहे हैं जैसे हम हमेशा लेते हैं। और यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि ग्राफ बनाने से पहले कि भाई हम फॉर एग्जांपल दिखाना चाह रहे हैं कि प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है। तो वो ये बात नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि कि प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप कैसे बन रहा है, तो वो ये देख लें यहाँ पे। तो हमने तो सिर्फ ये पढ़ा है ना कि प्राइसेस डिक्रीज होंगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब आप ग्राफ में इस चीज को कैसे दिखाओगे, लेट्स सपोज आप कह रहे हो कि प्राइसेस पहले ज्यादा थी, जब प्राइसेस ज्यादा होंगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या कर रहा होगा, इंडिविजुअल कम कर रहा होगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज इस प्राइस पर अब इसको हम देखो, जिन स्टूडेंट्स को फिगर से ज्यादा अच्छा समझ में आता है वो यहाँ पे कोई भी फिगर ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल क्या ले रही हूँ, क्योंकि हम फिगर्स ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ सिर्फ P1 और Q1, ठीक है ना। अगर किसी स्टूडेंट को ये P1 और Q1 से बात अच्छी नहीं समझ में आती तो वो यहाँ पे अपनी मर्जी से फिगर्स ले ले, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो 10 ले ले और यहाँ पे वो ले ले कि इस 10 पे वो 2 यूनिट्स की डिमांड कर रहे, ठीक है ना। तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, सही है।
अच्छा, अब मैं ये कह रही हूँ कि लेट्स सपोज प्राइस P1 से क्या हो गई हैं, डिक्रीज हो गई हैं। जब प्राइस P1 से डिक्रीज होंगी तो हम क्या 2 यूनिट्स से कम डिमांड करेंगे या 2 यूनिट से ज्यादा डिमांड करेंगे? ऑफ कोर्स 2 यूनिट से ज्यादा डिमांड करेंगे। तो जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो Q1 से आगे की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि P1 से प्राइस P2 हो गई। अब आपकी मर्जी है, आप इसको 5 कहते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि एक दफा एक स्टूडेंट ने आके बोला था ये इस तरह समझ में नहीं आ रहा, तो भाई जिसको फिगर से समझ में आता है वो फिगर्स ही ले ले। तो उसने क्वांटिटी डिमांड 2 से बढ़ा के 5 कर दी है। अब मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। मैंने प्राइस डिक्रीज करी है, प्राइस इंक्रीज नहीं करी। अगेन मैं इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी तो मेरे पास कर्व जो बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोप ही बनेगा, अपवर्ड स्लोप नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये प्राइस भले इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, क्योंकि दोनों का इनवर्स रिलेशन है, इसी वजह से जो डिमांड कर्व बन रहा होगा वो डाउनवर्ड स्लोप ही बन रहा होगा, ठीक है। ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहेंगे हम इसे, या चेंज इन डिमांड बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि जो फैक्टर चेंज हुआ है वो कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज हुई है, कोई अदर फैक्टर तो चेंज नहीं हुआ। अदर फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इनकम हो गई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गए जिनमें कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सिट्यूट गुड्स आ जाते हैं, XYZ, ठीक है। अब ये जो प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज आ रहा है, इसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। ये टर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू भी वो एमसीक्यूज में टेस्ट कर रहा होता है आपको, एक्सटेंशन या फिर राइज इन डिमांड। और आपको ऐसे मेरे भी जो मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज दिए हैं प्रैक्टिस में, उसको ऐसे उसमें आपने कल देखा होगा ना कि हमने एक एमसीक्यूज में तो क्वांटिटी डिमांड और डिमांड के वर्ड में डिफरेंस रखा हुआ था। इसी तरह आपको और भी एमसीक्यूज मिलेंगे जिसमें एक्सटेंशन और राइज का वर्ड यूज किया होगा और किसी में उसने इंक्रीज का वर्ड यूज किया हुआ होगा, ठीक है ना। अगेन इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस है, तो वो हम समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्पेसिफिकली जब प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज आएगा तो उसके लिए आपने टर्म यूज करी है एक्सटेंशन और राइज इन डिमांड। दूसरा केस हम यहाँ पे कौन सा ड्रॉ कर सकते हैं, कौन सा ड्रॉ करेंगे? दूसरा केस हम प्राइस को हम इंक्रीज करके दिखा देंगे, सिंपल। वो आप लोग अब खुद भी दिखा सकते हो, आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी बात। तो हम कह रहे हैं कि इनिशियली प्राइस जो है वो आपकी P1 थी। अब मैं जो इनिशियल प्राइस ले रही हूँ उसको P1 बोल रही हूँ, ठीक है ना। इनिशियल प्राइस P1 थी और इस पे कंज्यूमर जो है, क्योंकि ये लो प्राइस थी तो इस पे ज्यादा डिमांड कर रहा होगा ना, तो P1 प्राइस पे कंज्यूमर लेट्स सपोज डिमांड कर रहा है आपकी Q1 यूनिट्स की, ठीक है। फिर प्राइस क्या हो गई, P1 से इंक्रीज होके P2 हो गई है। अब P2 क्योंकि P1 के कंपैरिजन में हाई प्राइस है तो Q1 से उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब वो आपकी मर्जी है, आप कहीं भी पॉइंट ले लें कि अब उसने अपनी डिमांड कम करके लेट्स सपोज जो है वो इतनी कर दी है, सॉरी Q2, ठीक है। अगेन हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं, अगेन हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास डाउनवर्ड स्लोप भी आएगा, ठीक है। तो वो जिनकी कंफ्यूजन थी आई होप कि वो क्लियर हो गई होगी कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस इंक्रीज हो रही है या प्राइस डिक्रीज हो रही है। फर्क सिर्फ इस बात पे पड़ता है कि अगर 2 वेरिएबल्स का रिलेशन आपस में इनवर्स है तो कर्व हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। अच्छा, एक्सटेंशन के रिस्पेक्ट से हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? इसमें क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? एक्सटेंशन के साथ आप उसके अपोजिट में क्या वर्ड यूज करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन, वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्शन और राइज के साथ क्या यूज करते हैं? फॉल। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन एंड फॉल इन डिमांड। अब कोई स्टूडेंट बोले कि मिस डिक्रीज हो रही है ना डिमांड, इसको हम डिक्रीज इन डिमांड नहीं बोल सकते। वैसे तो जनरल हम बोल सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर वो टर्म जो है वो आप कभी भी इसमें डिक्रीज का वर्ड नहीं यूज कर सकते क्योंकि उन्होंने उसको क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। तो जब ये क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है तो उसके लिए स्पेसिफिकली उन्होंने ये लफ्ज यूज किया है, वर्ड यूज किया है कॉन्ट्रैक्शन और फॉल का। हर सब्जेक्ट के भाई अपने रूल्स होते हैं।
जी नहीं नहीं, वो जरूरी नहीं है। वो मैं आपकी बात समझ गई, आपके जहन में क्या कंफ्यूजन आ रही है, लेकिन बोलेंगे हम इसको, जब हम एक्सटेंशन का वर्ड यूज करेंगे वो इटसेल्फ हमें बता देगा कि ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का केस है। ये हमें यही चीज आइडेंटिफाई करी हो कि इससे रिलेटेड मैं कुछ एमसीक्यू भी अभी आप लोगों को करवा दूंगी। अच्छा, अब अभी तक जो हमने करा है ना, उसमें हमने कोई नई चीज, कोई नया ग्राफ नहीं देखा। ये ग्राफ तो हम ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड में ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है ना। अब बात आती है चेंज इन डिमांड की, कि चेंज इन डिमांड कैसे बोलते हैं। ये सबने ड्रॉ कर लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है, चेंज इन डिमांड किसे बोलेंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चेंज इन डिमांड कब बोलेंगे, जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अलावा कोई अदर फैक्टर चेंज हो। ठीक है, कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज ना हो, उसके अलावा कोई भी अदर फैक्टर चेंज हो, जो कि हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में पढ़े थे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से डिमांड कर्व में क्या चेंज आएगा, अब वो दूसरे हम उसमें नोट कर लेते हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से आपका पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा, एक न्यू डिमांड कर्व हमारे पास बन के आएगा। इट रेफर्स टू दी शिफ्टिंग, ये ग्राफ की आपकी बेस बन रही है। आगे जाके तो शिफ्टिंग करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल बेस है आपकी। इट रेफर्स टू द शिफ्टिंग ऑफ द होल डिमांड कर्व, ये पूरे के पूरे आपके डिमांड कर्व को शिफ्ट कर देगा। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है यहाँ पे जिसकी पहली क्लास हो आज? अच्छा, 3 स्टूडेंट्स आए हैं जिनकी भी पहली क्लास है, और उनको मैं ख्याल में अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो क्लास जब एंड हो जाए तो आप लोग मेरे पास आ जाइएगा, ठीक है। थोड़ा गाइड कर दूंगी मैं आप लोगों को कि प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह के वाले से आप लोगों को कैसे, कहाँ से आप लोगों को मिलेंगे। अच्छा जी, तो ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने नोट कर लिए। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, लेकिन जाहिर है जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये शिफ्टिंग होगी कैसे, ठीक है। इज इट इम्पोर्टेंट कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो? ग्राफ नॉर्मल बिहेव भी तो कर सकती, नहीं बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रेट लाइन में हमने ये बात डिस्कस करी थी कि स्ट्रेट लाइन में आप लोगों से बनवा रही हूँ ग्राफ, जो आप लोगों को स्टडी टेक्स्ट में दिख रहा होगा वो तो नॉन लीनियर दिख रहा होगा ना, ठीक है। बेसिकली कर्व तो इसी को ही कहते हैं हम, ठीक है, लेकिन वो भी क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है, वो भी अपवर्ड स्लोप नहीं है, ऐसा नहीं बन रहा, ठीक है। वो भी डाउनवर्ड स्लोप ही ग्राफ बन रहा है, लेकिन ये कि डिमांड कर्व के अंदर ये जरूरी नहीं है कि हम कर्व शेप बनाएं या स्ट्रेट लाइन बनाएं, दोनों पॉसिबल है। लेकिन कुछ आगे ऐसी थ्योरीज आएंगी जिनके अंदर अगर कर्व बना हुआ है तो कर्व ही बनाना है आपने। अगर स्ट्रेट लाइन बना दी तो उसकी बैक पे जो थ्योरीज है वो जो है वो आपकी वो उस तरह प्रॉपर जो है वो वर्क नहीं कर पाएंगी, ठीक है। वो अभी मैं स्ट्रेट लाइन लेकर इस वजह से चल रही हूँ कि नॉन लीनियर के पीछे भी बहुत सारी रीजंस होती हैं, वो मैंने अभी बता दी स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, इस वजह से मैं थोड़ा सिंपल रख के चल रही हूँ। अच्छा, अब देखो कि ये होगा कैसे। अब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये जो बात मैं अभी कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगी, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखने हैं, आप लोगों को बहुत काम आएंगे आगे भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्राइस। हम यहाँ पे हमेशा किसकी प्राइस लेते हैं, जिसकी डिमांड हम यहाँ पे मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है।
ऐसा नहीं होता कि लेट्स सपोज मैं ले रही हूँ यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी और मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्राइस ऑफ मिल्क, ये कभी भी ऐसा हम नहीं करते। तो हमें ये जहन में, पहली बात तो ये जहन में रखनी है कि जिसकी प्राइस ले रहे हैं उसी की डिमांड हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो ये एग्जांपल कैरी कर सकते हो, मैं फिलहाल यहाँ पे नहीं लिख रही, ठीक है। आप चाह रहे हो तो ये इसको लिखे रहने दो, ठीक है। यानी आप यहाँ पे लेकिन प्राइस ऑफ टी कर देना, अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी ले रहे हो तो वहां पे प्राइस ऑफ टी कर लेना, ठीक है। अब देखो जी, किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब देखो कि इनिशियल डिमांड कर तो मैं ऐसी बना रही हूँ, वो हमें पता है ऑलरेडी कि भाई डिमांड कर वैसा बनेगा, ठीक है। और इसको मैं D1 कह रही हूँ किसी वजह से। अब हम ये कहते हैं कि इनिशियली हो क्या रहा है कि इनिशियल प्राइस इस वक्त फॉर एग्जांपल P1 थी, और हमारे पास यहाँ पे भी बहुत सारी प्राइसेस पे बहुत सारी डिमांड आ रही है, लेकिन हम सिर्फ एक प्राइस और डिमांड को मेंशन कर रहे हैं कि लेट्स सपोज कंज्यूमर जो है वो P1 प्राइस पे Q1 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे। अगेन इसको फिगर्स आप दे सकते हैं कि प्राइस फॉर एग्जांपल है 8 और इस 8 प्राइस पे कंज्यूमर जो है वो 4 यूनिट की डिमांड कर रहा है, ठीक है। अब अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम फॉर एग्जांपल डिमांड कर रहे हैं, जो जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं वो हमारे पास कमोडिटी कंसर्न टी है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि टी की प्राइस P1 है इस वक्त, यानी 8 चल रही है, ठीक है, और कंज्यूमर जो है वो 4 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है। अब होता ये है कि प्राइस तो अपनी नहीं चेंज हो रही ना, ऊपर हमने यही पढ़ा था, टी की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, कोई अदर फैक्टर चेंज हो गया। अब अदर फैक्टर में कंज्यूमर की इनकम भी हो सकती है, अदर फैक्टर में टी का कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी हो सकता है, शुगर या मिल्क, और सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस भी हो सकती है कॉफी, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी फैक्टर मुझे बता दे, लेकिन वो फैक्टर बताइएगा जो डिमांड को टी की इंक्रीज करे, क्योंकि पहले हम इंक्रीज वाला करें तो ज्यादा आसान होगा। वेदर, ठीक है, तो ज्यादातर फॉर एग्जांपल विंटर सीजन आ गया ना, तो टी की प्राइस अपनी जगह पर है, ठीक है। लेकिन क्योंकि विंटर सीजन आ गया तो लोग जो है वो टी की कंजम्पशन पहले से लोगों ने क्या कर दी है, बढ़ा दी है। अब देखो कि ग्राफ में हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब बात ये है कि टी की क्या अपनी प्राइस चेंज हुई है? नहीं, टी की पहले भी 8 प्राइस थी, अभी भी 8 प्राइस है, लेकिन लोगों ने टी की डिमांड 4 यूनिट्स, आप 4 केजी ले रहे हैं तो 4 केजी से बढ़ा के जो है वो लेट्स सपोज 6 केजी कर दिया। इसको Q2 लिख रही हूँ, अगेन आपने अगर नंबर्स प्लॉट किए हैं तो आप 6 लिख दीजिएगा अपने पास। अब मैं इसको अब मैं इस पॉइंट को लेकर कहाँ आऊंगी? प्राइसेस तो मैंने कांस्टेंट रखी हुई है ना टी की प्राइस, इट मींस प्राइस तो मैं यहाँ से सीधा आऊंगी आगे की तरफ, ऐसी है ना, और मैं यहाँ से बोलूंगी कि ये 6 यूनिट की डिमांड उसने कर दी है, यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, ठीक है। अगर आप सेम डिमांड कर्व पे कहीं भी पॉइंट प्लॉट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं मिस अगर हम यहाँ पॉइंट ले लें तो इसमें क्या मसला है? इसमें देख तो रहे कि अगर हम यहाँ पॉइंट ले रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई है, 4 से 6 हो गई है, बट प्राइसेस भी तो चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि इस केस में हम सेम डिमांड कर्व पे कोई पॉइंट आ सके हमारा, क्योंकि अगर हम सेम डिमांड कर्व पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसमें डिमांड के साथ साथ हमें प्राइस भी चेंज होती हुई दिखेगी, जबकि हमें प्राइस को कांस्टेंट रखना है। अब हमारे पास जो पॉइंट आया वो यही ब्लैक डॉट जो हमने यहाँ पे लगाया है, यही ये हमारा न्यू पॉइंट आ गया है। अब ये न्यू पॉइंट हमारे सेम डिमांड कर्व पर नहीं बना हुआ, इट मींस के यहाँ पे हमारा एक न्यू डिमांड कर्व फॉर्म होगा, ठीक है ना। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, D2। क्या हुआ है कि किसी अदर फैक्टर्स के चेंज होने से हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, और क्योंकि इसमें डिमांड इंक्रीज हुई है, अब इसके लिए हम एक्सटेंशन और राइज का वर्ड यूज नहीं करते, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ये नोट करें, फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि आपको देखकर किसी ग्राफ को क्या पता चल सकता है कि कौन सा फैक्टर शिफ्ट करेगा और कौन सा फैक्टर मूवमेंट क्रिएट करेगा। जी हाँ, क्वांटिटी में डिक्रीज भी हो सकती है, तो वो केस करूंगी ना, अभी मैं एक और केस बनाऊंगी। ये तो मैंने खाली इंक्रीज इन डिमांड का केस करा है ना, हमारे पास डिक्रीज इन डिमांड का केस भी आएगा।
मैं इसको कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन लूंगी। अगर किसी के जहन में कोई भी सवाल आ रहा है तो जरूर पूछना, अभी चुप मत बैठना, बाद में प्रॉब्लम होगी आपको। जी, अदर फैक्टर की वजह से हुई है, ठीक है। यानी देखो, हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में सिर्फ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट तो नहीं पढ़ा था ना, हमने सिर्फ ये नहीं पढ़ा था कि डिमांड को सिर्फ एक ही फैक्टर चेंज कर सकता है। अगर उसकी अपनी प्राइस ज्यादा हो जाए तो हम डिमांड कम करेंगे, उसकी प्राइस कम हो जाए तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे, नहीं, हमने बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी पढ़े थे। तो जरूरी नहीं है कि प्राइस ही चेंज हो हर बार, हो सकता है कि कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए, कोई दूसरा फैक्टर चेंज हो जाए। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर कोई दूसरा फैक्टर चेंज होता है तो वो फिर हम ग्राफ में कैसे शो करेंगे, ठीक है जी। नहीं, नहीं, टू डायमेंशनल ग्राफ है ना। अच्छा, अब देखो, एक सिंपल लॉजिक अगर आपको समझ में आई हो यहाँ पे, तो वो ये कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा फैक्टर शिफ्ट क्रिएट करेगा किसी भी ग्राफ में, आगे कोई सा भी टॉपिक आ जाए, कौन से फैक्टर की वजह से हमारा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा और कौन से फैक्टर की वजह से सिर्फ ग्राफ पे मूवमेंट हो रही होगी। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। क्या आंसर है? आप बोले कि वो फैक्टर जो कि ग्राफ में प्लॉट हुआ हुआ है, वो फैक्टर जो कि ग्राफ में प्लॉट हुआ हुआ है, अगर वो फैक्टर चेंज होगा तो हम कर्व में क्या कर रहे होंगे, मूवमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने कौन सा फैक्टर चेंज किया था, प्राइस, प्लॉट हुई हुई थी, जब प्लॉट हुई हुई थी और यही फैक्टर चेंज हुआ, अब हमें कोई मसला नहीं है, हम इसी पे मूवमेंट कर रहे होंगे ना, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा फैक्टर चेंज हो जाए जो कि ग्राफ के अंदर प्लॉट नहीं हुआ, वो कभी भी मूवमेंट क्रिएट नहीं करेगा, वो हमेशा क्या क्रिएट करेगा, शिफ्ट क्रिएट करेगा। क्योंकि अभी अभी हमने प्रॉब्लम देख ली कि जो फैक्टर हमने प्लॉट किया वैसे तो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, शिफ्टिंग ही होगी। शिफ्टिंग में किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है? ये क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? अच्छा, अब इसका कोई दूसरा कॉन्सेप्ट, कोई दूसरा ग्राफ देख लेते हैं जिसमें हम डिक्रीज इन डिमांड का केस देख लें। अगेन आप लोग फैक्टर्स कोई बताना चाहें तो आप लोग बता सकते हैं। पहले मैं इनिशियल कंडीशन ड्रॉ कर लूं। ठीक है, आप लोग भी इनिशियल कंडीशन अपने पास ड्रॉ कर लें। जिस तरह हम इनिशियल डिमांड कर तो हम बना लेंगे ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और हमने अपना इनिशियल डिमांड कर्व भी ड्रॉ कर लिया कि ये हमारा इनिशियल डिमांड कर्व था। इस पे हम एक पॉइंट ले लेंगे कि इनिशियली प्राइस जो है वो आपकी थी, लेट्स सपोज अगेन P1, और इस पे क्वांटिटी डिमांड हो रही थी Q1, ठीक है। अगर आप टी की ही बात कर रहे हैं तो टी की ही मार्केट की बात करते हैं कि हमने अभी टी का डिमांड कर्व बनाया है, यहाँ पे हमने प्राइस ऑफ टी ली हुई है और क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी ली हुई है, और हम ये कह रहे हैं कि हुआ क्या है कि अगेन टी की अपनी प्राइस चेंज नहीं हुई है, लेकिन जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड था मिल्क या फिर शुगर, उसकी प्राइस क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और क्योंकि मिल्क की प्राइस इंक्रीज हो गई है तो लोगों ने मिल्क की डिमांड क्या कर दी है, कम कर दी है। और जैसे ही उन्होंने मिल्क की डिमांड कम करी, वैसे ही क्योंकि मिल्क और टी की जॉइंट कंजम्पशन हो रही होती है तो टी की डिमांड भी क्या हो गई, कम हो गई। अब टी के प्रोड्यूसर्स ये देख रहे हैं कि यार उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रही है कि भाई हमने टी की प्राइस चेंज नहीं करी ऑल दो, लेकिन फिर भी कंज्यूमर्स ने टी की डिमांड क्या कर दी है, कम कर दी है। अब देख लेते हैं कि ये ग्राफ में कैसे शो करेंगे। अगेन आपने ये जो P1 की प्राइस लाइन है इसको तो आपने कहीं भी ऊपर नीचे नहीं करना क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। इसी प्राइस लाइन पे आप देखोगे कि क्वांटिटी डिमांड अब Q1 से क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है ना, ठीक है, Q2 हो गई है। अब आपने यहां से तो डॉटेड लाइन ऊपर लेकर गए, कहां पे स्टॉप करोगे, यहाँ पे, क्योंकि प्राइसेस तो आपकी सेम है। अब ये आपके पास जो पॉइंट आया है ये इनसाइड द डिमांड कर्व है, ठीक है ना। इट मींस कि जो न्यू कर्व आपका आएगा डिमांड कर्व, वो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा होगा, ठीक है।
ठीक है, तो ये आपके पास न्यू डिमांड कर्व बन गया है जिसे हम D2 कह रहे हैं, और इसमें आपको दिख रहा है कि डिमांड कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है। इसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। कल तुम लोगों की क्लास 11 बजे ऑफ थी ना, और मैंने तुम लोगों से पूछा कि क्लास कब ऑफ है, तुम लोगों ने 10:45 बोला। मुझे लिटरली, क्योंकि नॉर्मली 1.25 घंटे की क्लास ऐसी ही चल रही होती है, 1:45 ऐसे ही टाइम होता है, तो मुझे लगा कि 10:45 पे क्लास एंड होगी। इत्तेफाक से 2 घंटे की क्लास थी, और तुम लोगों ने किया क्या, मतलब क्या करना था तुम लोगों ने जो इतना लंबा ब्रेक लेकर तुम लोग भागे हो। मैंने ऑफिस पे बैठ के शेड्यूल ओपन करा तो मुझे पता चला 11 बजे ऑफ है। मतलब ये लोग कितने चालाक हैं, कितनी यूनिटी के साथ इन लोगों ने मुझे टाइम बताया। मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी ने भी मुझे ये बोला हो कि मिस 11 बजे तक है क्लास। 11 बजे वालों ने इतना स्लो बोला कि मुझे आवाज ही नहीं आई। हाँ, ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अच्छा, अब देखो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन, जैसे मैंने अभी ऊपर लिखा था आप लोगों को, एक के जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं वो इस चीज में कंफ्यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह चलेगा, अब देखो मैं लिख रही हूँ, होप्स हो कि ये चीज आपको कंफ्यूज ना करे, आप इसमें क्लियर हो जाओ। कॉज और इफेक्ट का रिलेशन आपने इस तरह समझना है कि लेट्स सपोज मैं आपको लिखती हूँ यहाँ पे कि इनकम कंज्यूमर की क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो इनकम अदर फैक्टर है। ठीक है, इनकम के इंक्रीज होने की वजह से परचेजिंग पावर कंज्यूमर की बढ़ जाएगी और वो डिमांड क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब मैं यहाँ पे डिमांड का वर्ड ही यूज करते हुए लिख रही हूँ कि डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम ये कह रहे हैं कि डिमांड जो इंक्रीज हुई है वो ग्रेटर देन सप्लाई है, ठीक है, यानी सप्लाई मार्केट में इस वक्त 20 यूनिट्स की हो रही थी जबकि डिमांड इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है 30 यूनिट्स की, तो ये चीज क्या क्रिएट कर देगी, और शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस क्या हो जाएंगी, और जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है। अब देखो चैनल देख रहे हो कैसे बन रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी डिमांड क्वांटिटी डिमांड लिखती और यहाँ पे भी क्वांटिटी डिमांड लिखती, फिर क्या बात हो जाती है आपकी, बड़ी अजीब बात हो जाती है। फिर आप बोलते कि मिस एक चीज में आपने लिखा कि क्वांटिटी डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ गई है, और फौरन से आपने आगे लिख दिया कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम हो गई है। तो रिलेशन कैसे समझ में आएगा कि प्राइस का क्वांटिटी डिमांड और कौन चेंज ला रहा है। ठीक है, अगर आप देखें कहानी कैसे चेंज होगी अगर मैं यहाँ पे डिमांड का वर्ड हटा के क्वांटिटी डिमांड का वर्ड लिख देती हूँ। अब पहली बात जो समझ में नहीं आएगी आपको वो ये कि इफेक्ट कौन लेकर आ रहा है, कॉज क्या है। क्वांटिटी, एक जगह पे क्वांटिटी डिमांड कॉज बन रहा है, एक जगह पे प्राइस कॉज बन रही है। ठीक है, एक जगह पे हम ये देख रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ रही है, और दूसरी जगह हम ये देख रहे हैं कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है। तो ये कभी ऐसा पॉसिबल है, सब पॉसिबल नहीं है। जो कॉज इफेक्ट का रिलेशन हमेशा ऐसे चल रहा होता है कि पहले जो कॉज जो चीज फैक्टर चेंज हो रहा है वो हमेशा कॉज ही बना हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस तरह भी देख सकते हैं कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड में डिक्लाइन आ रहा है, और हम ऐसे भी देख सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांड के डिक्लाइन होने से प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है। इस तरह नहीं देखा जा सकता। ठीक है, डायरेक्शन हमेशा फिर ऐसे ही रहेगी। फिर वाइस वर्सा का भी जो आप वर्ड यूज करेंगे वो इसी रिस्पेक्ट से यूज करेंगे कि अगर प्राइस कम हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से आपने इन दोनों के वर्ड के दरमियान डिफरेंस रखा कि आपने बोला कि अगर अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है तो उसे हम चेंज इन डिमांड से जो है वो रेफर कर रहे हैं। ठीक है, और अगर प्राइस की वजह से कोई चेंज आ रहा है डिमांड में तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो ये चैनल क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, ये आगे इस तरह वर्क करेगा। अभी तो हमने ये पूरा चैनल नहीं देखा क्योंकि अभी हमने सप्लाई साइड पढ़ी है,
हमने अभी सप्लाई साइड नहीं पढ़ी, तो अभी हम इसको अलग अलग टुकड़ों में पढ़ रहे हैं। पहले हमने एक पार्ट उसका ये पढ़ा कि अगर प्राइस बढ़ जाए या प्राइस कम हो जाए तो क्वांटिटी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा हमने देखा कि अगर कोई अदर फैक्टर चेंज हो जाए तो उसकी वजह से डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी हमने इसको इस तरह ज्वाइन नहीं करा है, ठीक है। जब हम सप्लाई साइड भी पढ़ लेंगे और हम डिमांड और सप्लाई को ज्वाइन करेंगे, फिर आप ये पूरा चैनल देख रहे होंगे कि ये पूरा चैनल बन रहा है आपके पास, ठीक है। क्योंकि इस चैनल के अंदर एक फैक्टर यहाँ पे सप्लाई लिखा हुआ है जो कि अभी हमने नहीं डिस्कस किया है, ठीक है। क्लियर है आप लोग कि कब मूवमेंट होगी और कब शिफ्टिंग होगी, ये सबको क्लियर। शिफ्टिंग भाई या सप्लाई कर्व ज्वाइन होता है ना, और जब हम शिफ्टिंग हो जाती है, ठीक है। ये इसको आप लोग रीड कर लोगे, इसमें वही बात लिखी हुई है जो मैंने आप लोगों को बताई है। शिफ्टिंग के अंदर जाहिर है क्या वो दो दो ग्राफ यहाँ पे नहीं बने हुए, तो उन्होंने एक ही ग्राफ के अंदर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड दोनों शिफ्टिंग दिखा दी है। अच्छा, इस नेक्स्ट स्लाइड में कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डिमांड। आगे अगर आगे ये बात नहीं भी लिखी हुई होती, क्योंकि ये बात तो बहुत क्लियर कर देती है, अगर सिर्फ ये लिखा हुआ था कि वो फैक्टर्स बताएं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर चेंज इन डिमांड, तो क्या यहाँ पे इन सारे फैक्टर्स के साथ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट लिखा जा सकता था? नहीं, क्योंकि वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है वो कर रहा होता है आपका, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के अलावा हमने सारे फैक्टर्स जो हैं वो मेंशन कर दिए हैं, क्योंकि ये शिफ्ट इन डिमांड के फैक्टर्स हैं। इस स्लाइड में कोई कंफ्यूजन है किसी को? अभी तक कोई सवाल, कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आ रही हो? जी आपको समझ में आ रहा है सब? जी आपसे पूछ रही हूँ, क्लियर है? चलो अब देखो, डिमांड साइड हमने क्या कर ली है, अपनी पूरी कवर कर ली है, ठीक है। हम किस सीक्वेंस से चले, हमने सबसे पहले डिमांड की डेफिनेशन देखी, फिर हमने वो फैक्टर्स देखे जो कि डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, उसकी स्टेटमेंट देखी, उसकी टैबुलर रिप्रेजेंटेशन करी और उसके थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी, ठीक है। उसके बाद हमने अजम्पशंस और आपकी अजम्पशंस डिस्कस करी, एसेंशियल्स भी जिसे कह रहे होते हैं। फिर हमने लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस की है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस डिस्कस करी, और उसके बाद हमने डिफरेंस देखा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड का, ठीक है। तो ये हमारा थ्रू आउट जो हमने डिमांड के कॉन्सेप्ट पढ़े। जी कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? जी 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 सारे फैक्टर्स पढ़े हुए हैं, लेकिन वो सारे फैक्टर्स में उसने बोल दिया कि आप वो फैक्टर्स बताएं जो कि चेंज इन डिमांड के रिस्पॉन्सिबल हो। तो हमें अब क्योंकि हमने डिफरेंस समझ लिया है चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का, तो उन सारे डिटर्मिनेंट्स में जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट था ना प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये आपके यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा। क्यों लिखा हुआ नहीं दिख रहा? क्योंकि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की वजह से जो डिमांड में चेंज आता है उसे हम चेंज इन डिमांड नहीं बोलते, उसे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। बस ये डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस है, ठीक है भाई। अब हम सप्लाई साइड अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप लोगों ने एक डिमांड का सीक्वेंस पूरा देख लिया है। तो हाँ, बस ये है कि अब आपने बायर्स बन के नहीं सोचना, ठीक है। अब आप प्रोड्यूसर्स बन जाएं, और आपने प्रोड्यूसर्स के रिस्पेक्ट से ही सोचना है कि प्रोड्यूसर्स का क्या बिहेवियर होता है अगर उनकी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाए या उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए या कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए कोई ऐसी, तो उनकी सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब आपने उस रिस्पेक्ट से सोचना है। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे सप्लाई की डेफिनेशन लिखी हुई है कि सप्लाई किसे कहते हैं। सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच सप्लायर्स आर विलिंग and able to sell at different price levels during a particular period of time. अच्छा, अब यहाँ पे अगेन आप दो वर्ड देख रहे हैं कि सप्लाई किसी भी गुड की वो क्वांटिटी कहलाती है जो कि सप्लायर्स ना सिर्फ विलिंग हो, ठीक है। आप चाहते हैं कि मैं ये बिजनेस कर लूं, मैं वो बिजनेस कर लूं, सिर्फ विलिंगनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए। अब एबिलिटी को हम जनरल वे में तो मनी के सेंस में ले रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगेन हम कहते हैं कि मनी क्योंकि इटसेल्फ कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो हम मनी को यहाँ पे नहीं मेंशन करेंगे। हम बोलेंगे कि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनके थ्रू आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे होते हो। क्या कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है।
तो सिर्फ विलिंगनेस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी होने चाहिए। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर आपके पास होंगे तो इट मीन्स कि आपके पास एबिलिटी भी है कोई चीज प्रोड्यूस करने की, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे छोटा सा इन्होंने डिफरेंस लिखा हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। मेरे ख्याल में आप लोग नॉर्मल भी इस बात को समझते ही होंगे ना कि स्टॉक किसे कहते हैं, कि एक चीज प्रोड्यूस तो हुई भी है लेकिन उसको मार्केट में अभी हमने ऑफर नहीं किया है फॉर सेल, और सप्लाई का मतलब ये कि प्रोड्यूस भी हो गई है और हमने मार्केट में भी ऑफर कर दिया है सेल के लिए, ठीक है ना। तो बस यही डिफरेंस यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि supply refers to the amount of a given product or service which is offered for sale, जैसे ऑफर कर दिया गया है for sale at a given moment, whereas stock is the total amount of a product that a producer produced for the purpose of sale, it is not actually offered for sale। अभी ऑफर नहीं किया गया। आसान सी कोई भी एग्जांपल ले लो कि फॉर एग्जांपल अभी 500 कार्स प्रोड्यूसर ने जो है वो मैन्युफैक्चर करी हैं, जिनमें से 200 कार्स उसने मार्केट में जो है वो सेल के लिए लगा दी हैं, ठीक है ना, और बाकी की 300 कार्स उसके पास इन्वेंट्री में रखी हुई हैं, ठीक है। तो ये 300 कार्स क्या कहलाएंगी, स्टॉक, और ये 200 कार्स कहलाएंगी कि भाई ये सप्लाई इन्होंने इसकी कर दी है, ठीक है। ये डिफरेंस है, कोई मुश्किल तो नहीं है डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे कंज्यूमर की इनकम नहीं दिख रही होगी डिटर्मिनेंट्स के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्योंकि प्रोड्यूसर के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो अब हम वो फैक्टर्स देखेंगे, वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई देखेंगे जो कि सप्लाई को इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है, प्रोड्यूसर को इम्पैक्ट कर रहे होंगे और उसकी सप्लाई को इम्पैक्ट कर रहे होंगे। सबसे पहली चीज देखो, इन सब फैक्टर्स को छोड़ के पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई भी फैक्टर आपकी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा तो वो आपकी सप्लाई को इनकरेज होगी, आपकी सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। और कोई भी फैक्टर अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर रहा होगा तो उसकी वजह से हमारी सप्लाई पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब बस ये मेन पॉइंट है जो कि सारे डिटर्मिनेंट्स में आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। अब देखो पहला डिटर्मिनेंट आ जाता है, वेट अ मिनट, जी। तो पहला फैक्टर आपके पास लिखा हुआ है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये बायर नहीं है कि प्राइस बढ़ेगी तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और डिमांड कम करेगा। अब ये सप्लायर है, ये बेच रहा है, और जब आप कोई चीज बेच रहे होते हो तो आपकी कोशिश क्या होती है कि जितनी हाई प्राइस मिले उतना ही अच्छा है क्योंकि आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब आप सप्लायर के रिस्पेक्ट से अगर देखोगे तो प्राइस उसकी प्रोडक्ट की अगर बढ़ेगी तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और वो सप्लाई को क्या कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा करे ताकि मेरा प्रॉफिट उतना ही ज्यादा हो, ठीक है ना। तो अगर प्राइस फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इस वक्त है 5 रुपीज, ठीक है ना, और वो 10 यूनिट्स बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट, रेवेन्यू, कॉस्ट अभी हम नहीं देख रहे, रेवेन्यू उसका कितना हो रहा है, 50 रुपीज का हो रहा है। अगर ये प्राइस 5 से बढ़ के 6 हो जाती है तो वो कोशिश करेगा कि अपनी, सॉरी मैंने यहाँ पे डिमांड लिख दी है, मेरा भी डिमांड पे वो चल रहा है। तो अगर वो अब उसकी प्राइस 5 से 6 हो जाती है, अब वो कोशिश करेगा कि यार सिर्फ 10 नहीं सप्लाई करूं, 10 से ज्यादा सप्लाई करूं क्योंकि मेरा इससे रेवेन्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, तो वो इंकरेज होगा कि ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस का सप्लाई के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन है जी। अगेन हाँ, इस क्वेश्चन की तो मुझे हमेशा इंतजार रहता है। क्वेश्चन, सॉरी मैंने आपको बीच में रोक दिया, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, सवाल क्या पैदा होता है कि जो स्टूडेंट के जहन में, हर स्टूडेंट के जहन में आता है क्वेश्चन, और आना भी चाहिए, कि मिस प्राइस बढ़ रही है तो हमने ये पढ़ा था कि क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी, यही चीज है जो आप पूछ रहे थे। तो वो प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है और क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है, तो ये तो फिर एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। तो इन बातों को हमने अभी सोचना ही नहीं है। हमने कब सोचना है, ये नहीं कह रही कि सोच, पूरे सब्जेक्ट में नहीं सोचना, थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप करें। हमने थोड़ी देर के लिए कंज्यूमर साइड, बायर साइड नहीं सोचनी,
अभी जब हम सप्लाई साइड पढ़ लेंगे तो इसके बाद हम डिमांड और सप्लाई दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे कि अगर डिमांड और सप्लाई दोनों मिल गई और फिर कोई अदर फैक्टर चेंज हुआ, उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, तो वो मार्केट कैसे जो है वो कैसे जो है वो स्टेबिलिटी कैसे आएगी मार्केट में, कि एक चीज फैक्टर बढ़ रहा है एक फैक्टर कम हो रहा है, तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी, ये आपस में ज्वाइन कब होंगे, इक्विलिब्रियम कब आएगा, क्या कभी इक्वालिटी नहीं आ सकती, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों इक्वल हो जाए। ये सारे फैक्टर्स हम जब पढ़ेंगे जब हम दोनों को एक साथ रीड कर पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। अभी क्योंकि हम सेपरेट पढ़ रहे हैं, डिमांड को सेपरेट पढ़ते हुए, और मजे की बात ये क्योंकि देखो हम ज्यादातर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं, तो जब हमने डिमांड साइड पढ़ी तब हमारे जहन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जैसे ही हम सप्लाई साइड पढ़े हमारे जहन में फौरन से क्वेश्चन आ गया कि कंज्यूमर साइड को अगर हम देखें तो ये चीज कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, 200% ठीक है, लेकिन ये चीज ये कि अभी फिलहाल अगर हमने डिस्कस कर ली तो वो हम अभी उसका आंसर नहीं कर सकते क्योंकि हम सेपरेट पढ़ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो हमें ये पता चला। अच्छा, एक चीज आप और नोट कर रहे होगे कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के अंदर जो आपने टर्म यूज करी है वो क्या यूज करी है, क्वांटिटी सप्लाई। तो वो चीज जो वहां पे हमने डिफरेंस पढ़ा था वो यहाँ पे भी वही डिफरेंस है कि प्रोडक्ट की अगर अपनी प्राइस चेंज होने की वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा होगा तो वो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कहलाएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने इस बात का यहाँ पे ख्याल रखा है कि वो सप्लाई की टर्म यूज ना करें, वो क्वांटिटी सप्लाई की टर्म यूज करें। अच्छा, इसके बाद दूसरा फैक्टर कौन सा आ जाता है जो प्रोड्यूसर की सप्लाई को इम्पैक्ट कर सकता है, रिसोर्स कॉस्ट या फिर इनपुट प्राइसेस। हम फैक्टर जो प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल वगैरह ये सब यूज कर रहे हैं, अगर इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, जैसे कि आप देखते हो कि भाई ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, तो उससे क्या दिखता है आपको ओवरऑल, भाई ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी या किसी भी वेजेस बढ़ गई, लेबर की वेजेस बढ़ गई, रेंट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, बढ़ता है ना इंटरेस्ट रेट भी, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ये सब फैक्टर्स फर्म की प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं, कॉस्ट को, उसको ज्यादा पे करना है अब लेबर को, तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई है ना, ठीक है, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। तो जब कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, और जब भी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होती है सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सप्लाई के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है ना। तो हमने स्टार्ट में ये बात डिस्कस कर ली थी कि भाई जो भी फैक्टर प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर रहा होगा वो सप्लाई को भी कम करेगा। अच्छा, फिर टेक्नोलॉजी, ये तो मेरे ख्याल में हर कोई बता सकता है कि टेक्नोलॉजी जब इम्प्रूव हो जाती है तो सप्लाई पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से आप ज्यादा बेहतर प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, ठीक है, तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, फिर अगेन आपने वो कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी वाली बात जहन में रखनी है, टैक्सेस, हम सबको पता है टैक्सेस किसे कहते हैं। अच्छा, टैक्सेस का मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे कि भाई टैक्सेस भी आपके जो हैं वो दो तरह के होते हैं। बहरहाल यहाँ पे हम बात करते हैं टैक्सेस की। लेट्स सपोज कि आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस का वर्ड सुना है इससे पहले, अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स का वर्ड नहीं भी सुना, आपने जीएसटी का वर्ड सुना है, जनरल सेल्स टैक्स। जनरल सेल्स टैक्स ये कौन से टैक्स होते हैं, जो प्रोडक्ट की प्राइसेस पे लगे हुए होते हैं आपके, ठीक है। जनरल सेल्स टैक्स की वजह से प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। अब देखो इससे प्रोड्यूसर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये जनरल सेल्स टैक्स लगा कौन रहा है, ये बेसिकली लगते प्रोड्यूसर्स के ऊपर है, ठीक है। प्रोड्यूसर के फॉर एग्जाम्पल वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स पे आपके टैक्स लग रहे होते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस डिफरेंट चीजों पे लग रहे होते हैं टैक्सेस। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, इस टैक्स को फॉरवर्ड कर देते हैं किस पे, कंज्यूमर पे, ठीक है ना। तो बेसिकली लग प्रोड्यूसर्स पे ही रहे होते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या आता है अल्टीमेटली कि ये टैक्सेस प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट को क्या कर देते हैं, टैक्सेस का लगना कॉस्ट को बढ़ाएगा ना, टैक्सेस का लगना रॉ मटेरियल वगैरह जिस पे भी टैक्स लग रहा है उसकी कॉस्ट क्या हो रहा है, प्राइसेस क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो जब वो चीज खरीदेगा तो वो चीज अब पहले से ज्यादा की खरीद रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब उसकी कॉस्ट बढ़ रही है तो अगेन कॉस्ट का बढ़ना प्रॉफिटेबिलिटी को कम करता है, वो चैनल आपने अपने जहन में रखना है। और जब भी कोई फैक्टर प्रॉफिटेबिलिटी को कम करेगा तो वो सप्लाई को भी कम कर देगा। तो टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो उसकी वजह से सप्लाई क्या हो जाएगी। यहाँ पे एक और फैक्टर इसके साथ लिखा हुआ है, सब्सिडीज।
सब्सिडीज किसे कहते हैं? रिलीफ की फॉर्म में जो आपको मिल रहा होता है। अच्छा, अब ये सब्सिडीज की बहुत सारी फॉर्म है, इसको अक्सर जो है वो हम नेगेटिव टैक्स भी कह रहे होते हैं, इसको हम अक्सर नेगेटिव टैक्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट चाह रही है कि उसकी सप्लाई को इनकरेज करे, उसकी सप्लाई को बढ़ाए, तो वो सब्सिडी इस फॉर्म में भी दे सकती है कि उसका टैक्स, उसको टैक्स ब्रेक दे दे। टैक्स ब्रेक का मतलब ये कि कुछ टाइम तक वो बोल दे कि भाई आपको टैक्स पे नहीं करना, या उसके टैक्स में एग्जाम्पशन दे दे तो भाई पहले आप जितना टैक्स पे कर रहे थे अब आप जो है वो उससे कम टैक्स पे करेंगे, ठीक है। आपको टैक्स कोई असिस्टेंस दे रहा है, कोई टैक्स रिलीफ दे रहा है, ये भी एक सब्सिडीज की फॉर्म है। या डायरेक्ट कोई कैश प्रोवाइड कर रहा है, या आपको बहुत कम रेट पे जो है वो आपको कोई रॉ मटेरियल्स वगैरह आपको कम रेट पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे आप अक्सर हम देखा करते थे कि भाई वो पीटीवी पे सहारा चला करते थे ना कि फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है आपके और ये सब ट्रैक्टर्स वगैरह कम रेट पे अवेलेबल किए जा रहे हैं फार्मर्स को, तो ये क्या है, एक सब्सिडीज की ही फॉर्म है, ठीक है जी। आपको क्वेश्चन कहाँ जाते? हाँ हाँ, अगर वो भी देखो, अब मैं आपका क्वेश्चन अभी सही समझ नहीं पाई हूँ, लेकिन देखो अगर आप टैक्सेस की बात करो, एक चैनल चल रहा होता है ना, एक चीज पहले प्रोड्यूस होती है, वो फिर होलसेलर के पास आती है, फिर रिटेलर के पास आती है, फिर कंज्यूमर के पास आती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक टैक्स अप्लाई होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, उसको आप कहते हो जीएसटी का ही दूसरा नाम है बेसिकली, वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये वैल्यू बेसिकली ये वैल्यू एडेड टैक्स होता है जो आपको 17%, लेट्स सपोज इस वक्त वैल्यू एडेड टैक्स चल रहा है। अब देखो जब कोई चीज बनती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एग्जाम्पल इस तरह देती हूँ कि एक चीज जो है कॉटन बनी, ठीक है, कॉटन की भाई आपकी फसल हुई, और फिर कॉटन से आपके पास लेट्स सपोज बन रहा है थ्रेड बना। अब ये कॉटन से जो थ्रेड बना इसमें कोई वैल्यू एडिशन हुई, ठीक है। अब ये जो वैल्यू एडिशन हुई है, जितनी वैल्यू एडिशन हुई है उस पर 17% टैक्स लगेगा। फिर जब ये थ्रेड से फैब्रिक बनेगा, तो फैब्रिक बनने के प्रोसेस में जो वैल्यू एडिशन हुई है, वो जितनी वैल्यू की एडिशन हुई है उस पर भी 17% लगेगा। अगर इस वक्त ये बात भी समझ में नहीं आती तो आप इसको इस तरह समझ लें कि एक तो है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ने कोई भी चीज प्रोड्यूस करी, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, उस 1 लाख पे 17% टैक्स वो पे करेगा, ठीक है। अब जब ये 1 लाख की ये प्रोडक्ट वो प्रोड्यूसर बेचेगा होलसेलर को, तो होलसेलर इस चीज को बेचता है आगे फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख की, ठीक है। अब कितनी वैल्यू एडिशन हुई इसमें, मतलब उसने 50,000 की करी, इस 50,000 पे भी कितना टैक्स लगेगा, 17%। फिर ये होलसेलर आगे रिटेलर को देगा। तो ये इस तरह प्रोसेस चल रहा होता है। हर प्रोसेस में ये जो पूरे चैनल, जो पूरा चेन आपकी बन रही होती है, हर चेन में जो भी वैल्यू एडिशन हो रही होती है, जितनी वैल्यू एडिशन हो रही होती है उस पर भी आपका 17%, तो हर कोई 17% टैक्स अपनी वैल्यू पे लगा रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कोई एक ही दे रहा है, स्टार्टिंग में जिसने प्रोड्यूस किया उसी ने दे दिया, आगे कोई पे नहीं करेगा। तो हर ये चैनल चेन में जो जो आता रहेगा वो 17% टैक्स उस वैल्यू का पे करता रहेगा, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कि आपका क्वेश्चन यही था या आपका कोई डिफरेंट क्वेश्चन था। अगर कोई डिफरेंट था तो आप थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर दें। आप कोई रिलीफ की बात कर रहे हो किसी किस्म की, किसको रिलीफ मिलेगा? दोनों रजिस्टर्ड हैं। हाँ, तो शान वाले जो रिलीफ अगर देंगे भी उसे किसी फॉर्म में, तो वो कोई सब्सिडी थोड़ी कहलाएगी। आप टैक्स एग्जाम्पशंस की बात कर रहे हो कि जो आपको टैक्स वापस, मतलब आपको रिडम्पशन दी जाती है कि भाई आपका टैक्स माफ हो जाएगा या आपको टैक्स कुछ वापस दे दिया जाएगा। अब आप टैक्स की बहुत उसमें चले गए, आपको ज्यादा बेहतर वैसे सर तारिक दुनिया पढ़ाएंगे जब टैक्स का चैप्टर आएगा, लेकिन टैक्स का सब जगह पढ़ोगे। लेकिन देखो कुछ चीजों में रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जिस चीज की मुझे इतनी ज्यादा नो हाउ नहीं है, इतनी डिटेल मैं उस पर आंसर भी नहीं करूंगी आपको। इतना जरूर बोलूंगी कि कुछ चीजों पे जो है वो आपको टैक्स रिलीफ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह
कि एक एक्सपोर्टर है, लेट्स सपोज, इनकी एग्जांपल को अगर मैं सामने रखते हुए आपको एक एग्जांपल दे दूं कि भाई एक प्रोड्यूसर है जो कि टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है, ठीक है ना, और वो एक्सपोर्टर भी है और साथ साथ इंपोर्टर भी है, ठीक है। अब अगर वो टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ केमिकल्स जो है वो चाइना से लेट्स सपोज इंपोर्ट करता है, तो उस पर कुछ टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट, क्योंकि जब आप कुछ इंपोर्ट करते हो और उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं, टैरिफ बोल रहे होते हैं। अब इस प्रोड्यूसर ने एज अ इंपोर्टर जब ये केमिकल्स इंपोर्ट करे तो उसने गवर्नमेंट को कुछ टैरिफ दिया, कुछ टैक्स दिया इस इंपोर्टेड पे, इस इंपोर्ट पे। जब ये इस केमिकल वगैरह को यूज करके ये टेक्सटाइल प्रोडक्ट अपनी कोई प्रोड्यूस करेगा और आगे जाके एक्सपोर्ट कर रहा होगा, तो जब ये एक्सपोर्ट करने पे जाएगा तो उसने जो यहाँ पे टैरिफ दिया था, अक्सर गवर्नमेंट क्या करती है, उसको ये टैक्स जो है वो पे बैक कर देती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपोर्ट को इनकरेज करने के लिए। तो ये एक फॉर्म होती है कि आपको जो है वो अक्सर जो आपने टैक्स पे किया था पास्ट में वो आपको पे बैक कर दिया जाता है। इसके लिए जो टर्म है मेरे जहन में बिल्कुल इस वक्त नहीं आ रही है, ये आगे आपके पास आती भी है, मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रही कि वो टैक्स जो है वो आपने जो पहले पास्ट में पे किया था वो आपको वापस से जो है वो पे बैक कर देते हैं। तो ये एक फॉर्म है रिलीफ की। लेकिन जो आपकी पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, फिर ये एग्जाम्पल आप सरकारी कंपनियों से पूछिएगा, ठीक है, वो आपको इसका ज्यादा बेहतर जवाब देंगे। ये असल में टैक्सेस के बहुत ही डेप्थ में चले गए कि अगर रजिस्टर्ड हैं दोनों तो उस केस में क्या होगा, जाहिर वो पूरा एक केस आ जाता है, ठीक है। तो हम बिल्कुल सिंपल वे में समझ रहे हैं कि भाई टैक्सेस का इंक्रीज होना और सब्सिडीज का इंक्रीज होना सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो टैक्सेस इंक्रीज होते हैं तो फॉर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। सब्सिडीज प्रोवाइड की ही इस वजह से जाती हैं क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही होती है कि सप्लाई को इनकरेज करे, प्रोड्यूसर्स को इनकरेज करे कि वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करें। सब्सिडीज का इंक्रीज होना फॉर्म की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है और इससे सप्लाई हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किन प्रोडक्ट्स पे पड़ रहा होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे पड़ रहा होता है, क्योंकि ये तो आपकी पूरी की पूरी जो है वो आपकी वेदर पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो अक्सर ये होता है कि आपकी वेदर कंडीशन बहुत ही फेवरेबल होती है, जैसी रिक्वायर्ड होती है उस क्रॉप के लिए। अगर आपको बिल्कुल फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं तो सप्लाई क्या हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। और अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन हो गई है, XYZ कोई भी बैड वेदर हो गया, वो फ्लड की कंडीशन हो गई जैसे अभी हो गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि सप्लाई कम हो जाती है। जैसे अभी भी सुनने में आ रहा होगा आप लोगों को, आप लोगों ने भी सुना होगा कि सिंध में जो है जो ये जो फ्लड की कंडीशन क्रिएट हुई है, इसकी वजह से अभी भी इतना पानी खड़ा हुआ है कि अभी जो मेरे ख्याल में नेक्स्ट मंथ मेरे ख्याल में जो है वो वीट वगैरह की फसल होनी थी, तो अब अभी उसका कोई इम्कान नहीं है, ठीक है। तो वो सिंध में आप लोग बहुत से होगे, बिलोंग करते होगे, तो अभी बिलोंग करते हो आप लोग सब काफी सारे, तो आप लोग को पता होगा कि अभी यही सुनने में आ रहा है कि गंदम की फसल नहीं हो पाएगी, ठीक है, नेक्स्ट मंथ ही मेरे ख्याल में लगनी है, तो वो नहीं लग पाएगी। तो आप ये क्या है, ये यही फैक्टर है कि एक इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से जो है वो आपकी सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात में बड़ा मुझे होता है क्योंकि काफी सारे यहाँ पे इंटीरियर सिंध से बिलोंग करते हैं, कौन कौन है यहाँ पे इंटीरियर सिंध से। अच्छा, आप लोग ये बताओ कि ये मुख्तलिफ एरियाज से हो आप लोग, ये जो डोनेशंस वगैरह इतने कलेक्ट किए जा रहे हैं, आप लोगों के एरियाज में देखा कि कोई आया और किसी ने कोई थोड़ा बहुत दिया है, कहाँ दिया है, सक्कर साइड दिया है बहुत। अच्छा अच्छा, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा दिख रहा है कि बहुत डोनेशन हुई है, सब डोनेशन दे रहे हैं, हर जगह 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 पे अब तो कराची में कैंप लगे हुए हैं। लेकिन मैं अक्सर एक दो लोगों से पूछा, जैसे अभी जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं गौर, ये सक्खर से आई थिंक बिलोंग करते हैं, सक्खर से ही मेरे ख्याल में इनका गाँव सक्खर, ये सक्खर में भी क्योंकि मेरे ख्याल में डिफरेंट गाँव आ जाते हैं ना, तो ये पता नहीं किस गाँव से हैं। तो इन्होंने बोला हमारे पास कोई भी डोनेशन किसी भी तरह का नहीं आया, हम सब अपनी मदद आप कर रहे हैं। तो ये मैं बड़ी, मुझे ये फील होता है कि यार इतनी डोनेशन जा कहाँ रही है आखिर में।
और अक्सर जगहों पे क्या हो रहा है, जैसे उन्होंने बताया कि अक्सर जगहों पे ये हो रहा है कि जो आपके बड़े जो आपके जमींदार वगैरह हैं वो एक दो ट्रक आते भी हैं तो वो अपने गोदाम वगैरह में उतार लेते हैं और फिर उसके बाद बेच रहे होते हैं उन चीजों को। तो ये चीज भी भाई मैंने सुनने को मिली है, तो खुदा का खौफ तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब थोड़ा सा देखा देखा फैक्टर लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट का वर्ड रिपीट हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि वहां पे जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्स्टिट्यूट गुड पढ़े थे वो कंजम्पशन के रिस्पेक्ट से पढ़े थे, कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं जो कि एक साथ कंज्यूम हो रहे होते हैं, और सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं जो एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे की जगह पे यूज हो रहे होते हैं, ठीक है ना, कंज्यूम हो रहे होते हैं। यहाँ पे जो आपको वर्ड दिख रहा है वो आपको दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन और सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये सप्लाई रिस्पेक्ट से है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि भाई कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन उन गुड्स को कहते हैं जो कि एक साथ प्रोड्यूस हो रहे होते हैं एज पार्ट ऑफ द सेम प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से अगर आपको दो या दो से ज्यादा चीजें जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं तो उनको आप कहते हैं कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन है, ठीक है। इसकी बहुत ही कम एग्जाम्पल हमारे पास आती है, जो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो बीफ और लेदर की है, ठीक है ना। तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि हमें बीफ मिल जाए पर लेदर ना मिले, मतलब अगर हम गाय भी काटेंगे तो हमें बीफ के साथ साथ लेदर भी मिलेगा ना, उसकी खाल भी मिल रही होगी ना। ये तो पॉसिबल नहीं है कि बीफ तो मिल रहा हो बट लेदर ना मिल रहा हो। तो ये वो चीजें हैं जो सेम प्रोडक्शन प्रोसेस से आपको दो चीजें मिल रही हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि इसी तरह इसके अलावा अगर मैं कोई एग्जांपल सोचूं तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स की भी एग्जांपल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स भी कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन की एग्जांपल में ही आती हैं कि वो फिर दूध से ही आपका फिर दही भी बन रहा है, तो वो एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से आपके पास एक या एक से ज्यादा चीजें बन रही हैं, ठीक है ना। अब इसमें हो क्या रहा है कि अब इन दोनों की सप्लाई का आपस में क्या रिलेशन है, पहले तो ये देखो, अगर बीफ की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो लेदर की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, तो इन दोनों की सप्लाई सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसा ही है ना, इन दोनों की सप्लाई सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। इट मींस कि अगर मैं किसी भी एक की प्राइस बढ़ा के इम्पैक्ट देखूं दूसरे की सप्लाई पर, मैं बोल रही हूं कि प्राइस ऑफ लेदर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। आप बताएं कि प्राइस ऑफ लेदर के इंक्रीज होने से बीफ की सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि जब यार लेदर की सब प्राइसेस बढ़ रही हैं तो जो लेदर जो बेच रहा है वो इनकरेज होगा कि लेदर की सप्लाई क्या करे, बढ़ाए, और जब वो लेदर की सप्लाई बढ़ाएगा तो उसी सेम प्रोडक्शन प्रोसेस से उसको बीफ भी मिल रहा होगा, तो बीफ की सप्लाई भी क्या हो जाएगी मार्केट में, इंक्रीज हो जाएगी। अब इसमें कंडीशंस में सोचना कि मिस अगर वो सिर्फ लेदर ही सप्लाई करता हो बीफ को सप्लाई नहीं कर रहा, अवेलेबिलिटी तो हो रही है ना कोई तो बीफ को सप्लाई करेगा ना। तो हम मार्केट की बात कर रहे हैं कि मार्केट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कि अगर लेदर की प्राइस इंक्रीज हो गई तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन है उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों की सप्लाई सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है जी। ये भी एक फैक्टर आ जाता है ये तो, लेकिन इस तरह किया जाता है कि ये तो आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जाती है, ठीक है। यानी आप अगर चाहते हो कि अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ाओ, ठीक है, तो वो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियली आप क्या करते हो कि सप्लाई कम कर देते हो, और वो आप बिल्कुल शॉर्टेज क्रिएट करके आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके आप प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये एक अदर फैक्टर में आ सकता है कि इस तरह भी प्रोड्यूसर जो है वो अपनी फैक्टर को करके जो है वो अपनी सप्लाई कम करके प्राइसेस पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल ये भी एक अदर फैक्टर में आ जाएगा। इसी मैंने आप लोगों से यही बोला कि बहुत सारी कंडीशंस रियल वर्ल्ड में हो रही होती है, ये डिटर्मिनेंट सारी कंडीशंस को कैप्चर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ कुछ डिटर्मिनेंट्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है दो चीजें बना रही है, ठीक है। अब वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, लेट्स सपोज के एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई वो दो चीजें जो हैं वो ट्यूबलाइट और एनर्जी सेवर है। एक है ना कंपनी अभी भी है ना मेरे ख्याल में, क्या नाम है उसका, फिलिप,
फिलिप्स दोनों चीजें ही बनाती है ना, ट्यूबलाइट और एनर्जी सेवर दोनों ही बनाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिलिप्स के एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि भाई वो कंपनी जो है वो ट्यूबलाइट भी बना रही है और एनर्जी सेवर भी बना रही है। अब इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि ट्यूबलाइट और एनर्जी सेवर में तकरीबन जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लग रहे हैं वो सेम ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लेबर भी, भाई जो ट्यूबलाइट बना सकता है उसके एनर्जी सेवर बनाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए बड़ी डिफरेंट टेक्निक यूज होगी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ट्यूबलाइट और एनर्जी सेवर वो दो चीजें हैं जो कि एज ऑल्टरनेटिव्स प्रोड्यूस हो रही हैं यूजिंग सेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं वो सेम है। भाई एक ही कंपनी प्रोड्यूस करिए, एंटरप्रेन्योर, लैंड हो गई वो भी सेम है आपकी, ठीक है, आपका लेबर भी तकरीबन सेम है, ठीक है, और कैपिटल भी, मुझे कैपिटल करने मैं नहीं कह सकती, लेकिन कैपिटल भी शायद इतना एसेट्स को इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा कैपिटल में भी, ठीक है। अब ऐसे में क्या हो, अगर किसी एक की प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, अब आप प्रोड्यूसर हो और आप दो चीजें बनाते हो, ठीक है, और आप देख रहे हो कि मेरी किसी एक चीज की उनमें से मार्केट में प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं, तो आप क्या करोगे, दूसरी चीज की सप्लाई क्या कर दोगे, कम करके उस चीज को ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए अट्रैक्ट होगे ना, जिसकी प्राइस बढ़ गई है, क्योंकि आपको वहां ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है। तो आप बेसिकली करोगे क्या, ये तो एक कॉमन सिंपल सी बात है कि अगर आप देख रहे हो कि भाई प्राइस ऑफ एनर्जी सेवर जो है वो मार्केट में बढ़ रहा है, और प्राइसेस क्यों बढ़ती हैं, इसके पीछे भी कौन सी फोर्स होती है, डिमांड ही तो होती है ना इसके पीछे। अगर एनर्जी सेवर की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है सप्लाई के कंपैरिजन में, तो शॉर्टेज की वजह से ही तो प्राइसेस बढ़ेंगी ना। तो जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी और प्रोड्यूसर देख रहे हैं कि यार एनर्जी सेवर की ज्यादा डिमांड चल रही है मार्केट में, तो वो क्या करेगा कि ट्यूबलाइट में जो उसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए हुए हैं उनमें से कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डाइवर्ट करके किस पे लगा देगा, एनर्जी सेवर पे, जिससे होगा क्या कि सप्लाई ऑफ एनर्जी सेवर तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ट्यूबलाइट की सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन में क्या होता है कि अगर किसी एक की प्राइस इंक्रीज होती है तो प्रोड्यूसर अट्रैक्ट होता है कि उसको ज्यादा प्रोड्यूस करे, तो वो रिसोर्सेज अपने डाइवर्ट कर देता है दूसरे फैक्टर की प्रोडक्शन से इस यहाँ पे, जिसकी वजह से जो दूसरी प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। ये इम्पैक्ट पड़े तक सेम तो नहीं है, खैर वहां पे डिफरेंट था, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो भाई जब भी कोई फैक्टर आए तो सबसे पहले तो ये देख लो कि इन दोनों की सप्लाई का आपस में क्या रिलेशन है, पहली चीज तो आप ये देख लो, उसके बाद फिर आप रिलेशन निकालो कि भाई एक की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे की सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने वहां पे भी आप लोगों को यही बात बोली थी कि आप लोगों ने जंप नहीं मारनी, कि डायरेक्ट निकालने की कोशिश करो कि लेदर की प्राइस बढ़ेगी तो बीफ की सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप स्टेप बाय स्टेप चलो, पहले ये देखो कि प्राइस ऑफ लेदर के बढ़ने से लेदर की सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और फिर आप देखो कि क्योंकि इन दोनों की सप्लाई जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करती है, तो लेदर की सप्लाई बढ़ेगी तो बीफ की सप्लाई भी बढ़ेगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मैं फिलहाल आपके यहीं तक रख रही हूँ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई तक, ठीक है। कुछ चीजें मैं आप लोगों को करने को बोलूंगी, वो आप लोगों ने करनी है। हमारी 10:40 आज तो 10:45 तक ही है ना, या आज भी 11 बजे तक है? अच्छा, हमारी 7 पे क्लास से शुरू हुई है, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज जो मैं आप लोगों को बोलूंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, अगर आप थोड़ा घर से पढ़ के आओगे तो समझ में भी ज्यादा अच्छा आएगा। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक और लॉ इसके बाद आने वाला है और उसका नाम है लॉ ऑफ सप्लाई, तो आप थोड़ा बहुत तो प्रिडिक्ट कर सकते हो ना कि वो लॉ ऑफ सप्लाई किन दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन बताएगा, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सप्लाई का, और क्या रिलेशन बता रहा होगा, पॉजिटिव रिलेशन बता रहा होगा, ठीक है। अब जब हम उसका शेड्यूल बनाएंगे टेबल, तो हमने लॉ ऑफ डिमांड के शेड्यूल में क्या देखा था कि प्राइस 1 2 3 4 5 प्राइस बढ़ रही थी, तो क्वांटिटी डिमांड 50 से 10 पे क्या डिक्रीज हो रही थी। इस पे आप क्या देखोगे कि प्राइस भी बढ़ रही है और क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है। तो आप प्राइस की फिगर्स लोगे 1 से लेकर 5 तक, तो क्वांटिटी सप्लाई की फिगर्स भी 10 से लेकर 50 पे ले रहे होगे, ठीक है, आसान है। और उसको बिल्कुल वैसी प्राइस आपने वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करी, क्वांटिटी सप्लाई आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट करी, और जब आप ग्राफ बनाओगे तो अब यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशन है, तो आपके पास जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा,
अपवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिवली स्लोप करवाएगा, जिसको हम सप्लाई कर्व बोलेंगे। तो ये एक होमवर्क है, आप लोग कर सकते हो ये होमवर्क, कोशिश तो कर सकते हो ना इसकी, ठीक है। तो कोशिश करना कि ये करके आओ, ठीक है। मैं अभी फिलहाल जितना हमने पढ़ लिया है मैं उसको स्टॉप कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और एक तो ये आप लोग कर लेना, दूसरा ये कि जो हमारे पास एमसीक्यूज आ रहे हैं, अब आप काफी सारे एमसीक्यूज कर सकते हो, और आप लोगों को पता है कि चैप्टर जब हमारा एंड होता है तो हम क्विज रखते हैं, ठीक है। और एंड में अगेन इतने सारे एमसीक्यूज करना पॉसिबल नहीं होता, तो भाई कोशिश करना कि इन एमसीक्यूज को भी थोड़ा थोड़ा सा करके एक अपना टारगेट बना लो कि भाई मैंने डेली जो है ना वो 10 एमसीक्यूज जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, और ये 10 एमसीक्यूज करने में कोई आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये 10 एमसीक्यूज अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको 10 एमसीक्यूज के नंबर्स लिखवा दूं कि भाई ये एमसीक्यूज आपने खुद से करने की प्रैक्टिस करनी है, तो आप कर लोगे। अब इसमें ये होगा कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक से रिलेटेड है और कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो बस ये नंबर्स अपने पास नोट कर लेना, ये तो बहुत आसान है। चले मैं लिखवा देती हूँ फिर भी, नहीं नहीं शुरू के 10 नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मैंने आपको करवा दिया था कि भाई इसको तो आपने नहीं करना, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ भी आप कर लोगे, 7 भी कर लोगे, 3 को छोड़ के आप बाकी सारे मेंशन करो। और मैं बता देती हूँ इसमें कोई ऐसा तो नहीं है जो आप नहीं कर पाओ। 8 भी मैंने कल आप लोगों को समझा दिया था, 9 भी अब आप कर सकते हो, 10 नहीं कर सकते, बहुत आसान है ये तो, बहुत ही आसान है। चलो 11 12 13, ठीक है। कौन कौन सी, हम 1 से 1 2 3 को छोड़ दिया आपने, 4 5 6 7 8 9 10 को छोड़ दिया आपने, 11 12 13 14 15 16 लिख दो। ये इस वजह से ये 10 से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो आपको देखोगे यार ये तो बहुत ही आसान है। स्टार्टिंग के सारे एमसीक्यू सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशन बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो वो तो आप क्विकली जो है वो आप टिक लगा सकते हो, ठीक है। तो 16 तक रखते हैं, फिर बाकी फिर हम कल इसी तरह कुछ एमसीक्यूज ले लेंगे, तो डेली बेसिस पर कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 होमवर्क दिए हैं मैंने आप लोगों को, याद है। एक आपने लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट लिखनी है अपने पास, मैं सबका चेक करूंगी कल आकर। स्टेटमेंट लॉ ऑफ सप्लाई, सॉरी लॉ ऑफ सप्लाई की स्टेटमेंट लिखनी है, उसका शेड्यूल बनाना है, और उस शेड्यूल से आपने ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। अगर कोई मुश्किल होगी तो जाहिर है कल मैं आऊंगी, कल आपको समझा दूंगी। और ये जो कुछ एमसीक्यूज मैंने लिखवाए इसकी आपको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कल ये अच्छा क्वेश्चन है कल। अब ऐसे अभी फिलहाल आप लोगों की 3 दिन हो रही थी वीक में क्लास, तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती कि अब आपकी कल होगी या नहीं होगी, कंफर्म नहीं है कुछ। सप्लाई कर्व बनाना है आपने, ठीक है। क्लास किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है जी। क्लास ऑफ हो गई है, और बाकी ये कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज मुझसे जरा मिल लें जाने से पहले, ताकि उनको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं।